नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे अपने चैनल द अस्वस्थामा एकेडमी में आप सभी का फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये जो है 5वीं क्लास चल रही है। ठीक है, हम आज जो हमारी क्लास चलने वाली है वो बघेल खंड पर रहेगा। और मैंने कल भी आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था पर किसी बच्चे का रिप्लाई नहीं आता है कि हमारा जो प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है। तो आज उसको हम पढ़ेंगे। आप सभी लोग भी कमेंट में बताया करिए जिससे मुझे ये लगे कि हाँ, बच्चे मेरी वीडियो को देखते हैं। और जो है 2-3 बच्चे हैं ऐसे जो मेरे कमेंट में मतलब मेरे को जवाब देते हैं, पर कुछ जो बच्चे हैं वो देखकर बस हो गया, अपना काम निकल जाता है और उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आता। तो चलिए आज क्लास को शुरुआत करते हैं। आज हमारा 5वां जो है क्लास है वो भी पठार पर। मैंने बोला था आप धैर्य रखिएगा, आपको पठार पढ़ते ही लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन निकल जाएंगे। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों तो बघेल खंड का पठार जो है आज हम पढ़ेंगे। हमारी ये जो है 5वीं पठार है। हमने 4 पठारों को पढ़ लिया है और मैंने जिलों पर और मालवा का पठार का विस्तार कैसे है, यानी पूरे प्रदेश के पठार या भौगोलिक स्थिति कैसे प्रदेश बटा हुआ है, उसकी भी वीडियो मैंने डाली है। तो आप लोग जाइए और हमारे वीडियो को वहां जाकर देख लीजिए, और वो वीडियो हमारे YouTube चैनल पर ही द अस्वस्थामा पे मिलेगा। ठीक है, अब बघेल खंड का पठार आज शुरुआत करते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि बघेल खंड कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, शायद ही मुझे ये समझाना पड़ेगा। फिर भी मैं एक छोटा सा मैप के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि बघेल खंड का पठार जो है कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि हमारा कुछ इस प्रकार, मैंने आप सभी को एक चीज भी बोला था कि आपसे मध्य प्रदेश का मैप बनाते आना चाहिए। आप अगर इतना मैप बना ले रहे हैं तो बहुत सक्षम है। आपको हर एग्जाम अगर मेंस राइटिंग एमपीपीएससी में कर रहे हैं तो मैप के थ्रू भी आप सब चीज समझा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये वाला क्षेत्र मध्य भारत हो गया था। तो हमने ये देखा था कि ये वाला जो क्षेत्र आता है इसे हम क्या कहते हैं, मध्य भारत का पठार। और इस वाले क्षेत्र को बुंदेलखंड का, और ये वाला जो क्षेत्र आया था इसे हम रीवा पन्ना का पठार कह दिए थे। पर यहाँ वाला जो पठार आया था इसे हम क्या कहते थे, बघेल खंड। यही हमारा जो है बघेल खंड का पठार है। ठीक है, यही हमारा जो है बघेल खंड का पठार है। इसी को हमको पढ़ना है। हमने मालवा तक देख लिया था। ठीक है, अभी हमको इस 2 पठारें अभी और देखनी है जिस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अब देखो बघेल खंड का पठार आ गया। अब आज जो है बघेल खंड पर डिटेल क्यों करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज और अकूल वन संपदा वाला क्षेत्र बघेल खंड ही कहलाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा खनिज अगर किसी पठार पे पाया जाता है तो वो बघेल खंड का पठार है। और मैं बात करूं सबसे ज्यादा पूरे इंडिया या मध्य प्रदेश की बात करूं तो बघेल खंड में ही हमारे वन अकूल संपदा क्षेत्र है। बहुत प्रकार की वने और घने जंगल हमारे बघेल खंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर हम जो है क्या कर रहे हैं, उन वनों को डेवलपमेंट के नाम पर काट रहे हैं लगातार। ठीक है, तो हम चलते हैं बघेल खंड के पठार पर, वहां पे चर्चा करते हैं कि हमारे लिए ये पठार क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों जरूरी है। तो आपने देखा होगा प्रदेश का सबसे छोटा पठार, मतलब मैं बार बार आपसे यही चीज बोलता था कि प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है। तो आपसे भी एमपीपीएससी या कोई भी अन्य एग्जाम पे मध्य प्रदेश के सबसे छोटे पठार पर अगर कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसका रिप्लाई क्या देंगे कि मध्य प्रदेश का छोटा पठार कौन सा है। तो आपको रिप्लाई देना है कि बघेल खंड। इसका उत्तर जो सटीक होगा वो क्या होगा, बघेल खंड। अब देखिए हम दूसरी चीज पे आते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, 21,577 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य का 7.7% है।
सॉरी 7% है, ठीक है। 7% आपको इसके राज्य का क्षेत्रफल देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए, जहां तक मेरे को लगता है कि परसेंटेज या वर्ग किलोमीटर में किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अन्य वीडियो पर कई बार बताया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिला जो है आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, इस क्षेत्र के अंदर के हमको क्या देखना है, जिला देखना है। पढ़ने का एक तरीका क्या है कि भाई अपन इसको बना लेते हैं, सही लिख रही है। शहडोल है, अनूपपुर है, उमरिया है, सीधी आदि भी थोड़े बहुत जिले आते हैं बघेलखंड के अंदर। पर अब देखो, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, ये 3 मुख्य क्षेत्र है। बाकी कुछ और भी क्षेत्र जो है इसके अंदर आधे साझा करते हैं, कुछ जिले जो है आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए निर्माण की बात करते हैं। तो गोंडवाना शैल समूह के अपरदन से हुआ है। मैंने कल भी आपको एक शब्द के विषय में बताया था, अपरदन। अपरदन आपको समझ में आ गया होगा कि अपरदन का मतलब क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि अपरदन का मतलब क्या होता है। अब देखिए, हमने निर्माण देख लिया कि गोंडवाना शैल समूह के अपरदन से हुआ है। हम चलते हैं नदियों की तरफ, जहां हमको मुख्य रूप से सोन नदी सभी लोग जानते हैं, ठीक है। आप सभी मुझे ये कमेंट में बताइए कि सोन नदी का उद्गम कहां से हुआ है, और जोहिला का भी उद्गम मुझे आप बताइए कमेंट करके, जल्द से जल्द बताइए। गोपद है, रिहंद है, आदि नदियां इस क्षेत्र के अंदर से निकलती हैं। अब मृदा देख लेते हैं। मुख्यतः जो है आपको लाल पीली मृदा पाई जाती है। आप देख लो बघेलखंड आकर, लाल और पीली के अलावा कहीं आपको मिट्टी नहीं मिली। कुछ जगहों पे काली मिलती है, पर मुख्य रूप से हमने लाल पीली देखी है, ठीक है। अब देखो, फसल पे इसके बात करते हैं। चावल, गेहूं आदि भी ये फसल होते हैं। वन देख लेते हैं। साल, बांस, महुआ, तेंदुपत्ता, सागौन आदि। हम इन पर देखिए, यहाँ पे कितने सारे अकूल वन संपदा वाले पेड़ पौधे आपको देखने के लिए मिल रहा है। आपको हर पठार में थोड़ी बहुत आपको देखने के लिए बांस मिल जाता था। आपको तेंदुपत्ता और सागौन पड़े हैं, पर साल हमारे यहाँ पाया जाता। बांस, महुआ, तेंदुपत्ता, सागौन, बहुत सारे और भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसीलिए बघेलखंड को मध्य प्रदेश का अकूल वन संपदा वाला क्षेत्र कहा गया है। अगर कोई भी पूछे कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो आपको उत्तर यही बताना है कि बघेलखंड के क्षेत्र पर सबसे ज्यादा घने वन पाए जाते हैं। आप उमरिया साइड देख लीजिए, आप हर जगह देख लीजिए, इतने सारे जंगल लगे रहते हैं। आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि जब भी मैं इंदौर जाया करता था, तो हमारा जब क्षेत्र का बॉर्डर खत्म होता था, बघेलखंड का पठार, तो धीरे धीरे वनों की घनत्वता या मतलब कहा जाए दूरी कम होती जा रही थी। बहुत कम वन देखने के लिए मिलता है। पर जैसे ही आप इधर उमरिया वाले क्षेत्र पर आएंगे, तो आपको वन ही वन देखने के लिए मिलता है। पर उस वन को यथागत या सही तरीके से बनाकर रखना हम सभी का काम है, ठीक है। हमको वनों को नष्ट नहीं करना है। तो चलिए और भी आगे चीजें देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिए। अभी तक में हमने इन सब चीजों को देखा। अब हम चलते हैं जलवायु, वर्षा, खनिज, कोयला, उद्योग और पर्यटन पे बात करते हैं। इतनी ही चीज हमको देखना है पठारों के अंदर। मुख्य रूप से इन्हीं पर प्रश्न बनता है। देखिए, ग्रीष्म काल में जो है, गर्मी के समय जो है क्या होता है, साधारण गर्म, और ठंडी के समय पे साधारण ठंडा इस क्षेत्र पे होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो है वर्षा जो है लगभग 125 सेंटीमीटर, उससे कभी कभी ज्यादा हो जाता है। सबसे अधिक वर्षा बघेलखंड के पठार के ही क्षेत्र में होता है, क्योंकि यहाँ वन भी है। और देख सकते हो कि वन अकूल वन संपदा वाला क्षेत्र है, यानी वनों का घना, तो ये कहा जाए तो वन से भरा क्षेत्र यही क्षेत्र है। अब देखते हैं हम इस पर खनिज। मैंने क्यों कहा कि प्रदेश का सर्वाधिक संपन्न खनिज से संपन्न वाला क्षेत्र यही है, ठीक है ना। जहां हमको क्या मिलता है, कोयला,
यूरेनियम, बॉक्साइड आदि भी चीजें मिलती हैं। मतलब सोचो कि कोयला, यूरेनियम, बॉक्साइड, यूरेनियम हर जगह नहीं निकलता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उद्योग देख लेते हैं, सिंगरौली में ताप विद्युत केंद्र, शहडोल में कागज कारखाना आदि भी क्षेत्रें आती है। मतलब आदि उद्योग भी हैं, छोटे बड़े बहुत सारे आपको उद्योग देखने के लिए मिल जाते हैं। पर्यटन जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान आदि भी क्षेत्रें आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी आई होप। और जो है पूरी वीडियो आप देखा करिए और बघेलखंड के विषय में, आप अपने बघेलखंड के विषय में आज जान लीजिए कि ये सभी चीजें अपने बघेलखंड के अंदर है। और मैं यही कहूँगा कि हमारे बघेलखंड में जितना प्राकृतिक संसाधन या कहा जाए तो बहुमूल्य वन है, उनको बचा कर रखिए, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत लाभदायक है। अगर आप पेड़ को काट रहे हो तो इससे बहुत कुछ नुकसान है। हम इंसान मरेंगे, हमारे साथ जो जीव और भी है इस धरती पर वो भी मरेंगे। और खासकर बता दूं कि इस धरती का विनाश होना तय हो जाएगा। इसीलिए पेड़ पौधे लगाइए और पेड़ पौधे लगाने के बाद जो है उनका देखभाल करिए। जिस तरह इंसान अपने बच्चे का करता है उसी तरह पेड़ पौधों का भी करिए। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितना से ज़्यादा हो सकता है वीडियो को हर जगह, हर बच्चे के पास जिसको MPGK की क्लासेस एंड और कंप्यूटर की क्लासेस या एग्जाम प्रिपरेशन की ज़रूरत है, इन वीडियो को उसके पास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।